गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं और एक गौमूत्र के गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चरक संहिता से लेकर आयुर्वेद की तमाम किताबों में संजीवनी जैसा दर्जा पाने वाला गौमूत्र, गोधन अर्क आज संसद से लेकर सड़क तक चर्चा में है। सियासी बहस अपनी जगह है, लेकिन आयुर्वेद में इसे शरीर के शोधन और सेहत की हिफाजत से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, आयुर्वेदिक मान्यताओं के मुताबिक गोधन अर्क उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति का होता है, जो खास तौर पे कफ और वात को शांत करने, पाचन की अग्नि यानी कि जठराग्नि जगाने वाला और शरीर की सुस्ती दूर करने में मददगार माना जाता है। मतलब ये कि खाना ठीक से पचे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे तो वजन संभालना भी गोधन अर्क से आसान हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्योरीफायड, नेचुरल क्लींजर है। सदियों से स्किन, पाचन, सांस की परेशानी और यूरिन से जुड़ी समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका असर एंटीबायोटिक से कम नहीं है। और इतना ही नहीं ईशा, आयुर्वेद के मुताबिक मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में भी गोधन अर्क कारगर है। इसकी एक और खासियत है, इसे बायो एनहांसर माना जाता है, यानी कि किसी भी आयुर्वेदिक दवा या फिर जड़ी बूटी के साथ लेने पर शरीर में उस दवा को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। वैसे मीनाक्षी, सिर्फ गोधन अर्क ही नहीं, पंचगव्य यानी कि अर्क, दूध, दही, घी, गोबर भी सेहत के लिहाज से उतने ही फायदेमंद है। तभी तो हमारे तमाम पर्व, त्योहार और पूजा पद्धति में इनका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा अमित। गाय का दूध प्रोटीन और कैल्शियम देता है, तो वहीं दही आंतों के अच्छे बैक्टीरिया और पाचन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि घी शरीर को ऊर्जा देता है। यानी कि शुद्ध आहार, संतुलित दिनचर्या और आयुर्वेद की समझ और योग की रेगुलर प्रैक्टिस, इन सब का मेल अगर हो जाए तो तन में ताकत, मन में सुकून और लंबी सेहतमंद जिंदगी की गारंटी तो पक्की है। अब कोई गोमूत्र एक्सपर्ट हो या ना हो, लेकिन विज्ञान तो यही कहता है, और जो इस दुनिया की सबसे बड़ी साइंस जर्नल है नेचर, वो नेचर भी ये कहता है, उसमें छपे हुए 5 जर्नल अमित ये कहते हैं कि इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल गुण, पेप्टाइड, ये शरीर के अंदर ये तमाम फायदे पहुंचाता है। लेकिन सियासत अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, इसलिए आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि हमारे पूर्वजों से लेकर आज की पीढ़ी तक ये जानती है कि गौमूत्र के फायदे क्या क्या है। जाहिर सी बात है, जब हम पंचगव्य की बात करते हैं, घी के क्या फायदे होते हैं, गोबर के फायदे हम सभी जानते हैं। और खास तौर पे मीनाक्षी, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना कि गोबर का इस्तेमाल हमारे देश में अभी भी होता है। और खास तौर पे जो हम कहते हैं कि उर्वरक, जो आपका नेचुरल, ये एक उर्वरक है जिसके जरिए आप अपनी खेती को बेहतर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गाय हमारे लिए ना सिर्फ एक ऐसा प्रतीक है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे जो हमें चीजें मिलती हैं वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे अब घर को गोबर और मिट्टी से लीपने वाली वो पुरानी परंपरा हो, या फिर घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले उपले हो। बिल्कुल उपले। फिर गोधन अर्क की हमने बात की, घी की बात की, दूध की बात की, दही की बात की, इस दूध से बनने वाले पनीर की बात कर लीजिए। तो हमारे देश में तो संजीवनी कहा गया है, जो समुद्र मंथन से निकलने वाली कामधेनु गाय है, बिल्कुल, उसकी कितनी महिमा है। तो हम अगर डिस्कशन करना शुरू करें तो शायद पूरा दिन लग जाएगा गाय के ऊपर चर्चा करते करते। और भारत में ही ये सारी चीजें ज्यादा हैं, विदेशों में अब पता नहीं कितनी चर्चा हुई है, गाय को किस तरह से देखा जाता है। एक बात आपको याद होगा, हमने शो में चलाया था कि गाय को हक करने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। हाँ, बताइए। हाँ, ताकि उनके जो कष्ट है, उनके दुख है, तो गौशाला भी होकर आए थे। हम लोग तो गौशाला भी होकर आए थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो गोधन अर्क की हम बात करते हैं, उसको लेकर तो कितने शोध चल रहे हैं, और यहाँ नहीं, पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में और कई जगहों पे तो इसके को लेकर पेटेंट भी रखा गया है। तो आप सोचिए कि जिस गौ अर्क को लेकर इतना सवाल उठाया जा रहा है, पाश्चात्य देशों में इस पर शोध चल रहा है, लोग इसको पेटेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो फायदेमंद जो औषधीय गुण है, उसी के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। तो चलिए बाकी बातें स्वामी जी से जानेंगे और उनसे करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। गोधन की बात हो रही है, गोमूत्र की। और अमित जी, ये गोधन अर्क
यदि छोटी बछड़ी और देसी गाय का होता है ना, मात्र 2 चम्मच गोधन अर्क पूरे शरीर को अंदर से धो देता है, बॉडी के एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी माइटोफेजी को अच्छा कर देता है, जिन कारणों से कैंसर होता है उनका निवारण कर देता है। और ये गोधन अर्क पीने में थोड़ी असुविधा हो तो मैंने एक नया तरीका इसका खोज किया कि इसमें थोड़ा ये हनी और मिला दे ऊपर से, तो ये इतना हेल्दी और टेस्टी हो जाता है, जो थोड़ा बकबकापन सा आता है वो भी इसका दूर हो जाता है। और ये ऐसे गोधन अर्क और इसके साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, लीवर का कैंसर होने पर, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, यूट्रस का कैंसर होने पर, लेडीज़ को प्रजनन अंगों का कैंसर होने पर उनको दशमूल, और पेट का कैंसर होने पर सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ, और फेफड़े का कैंसर होने पर मुलेठी या श्वासारी का क्वाथ पिला देते हैं। और हमने देखा है पिछले 30-35 वर्षों का मेरा ये अनुभव है, योगाभ्यास करते हुए बात करते हैं। अभी तो हम योग साधन करके, शिव आराधन करके और दूसरा चरण शुरू कर दे रहे हैं। हमारे सुबह सुबह 3 चरण चलते हैं, 5 बजे से, एक 8 बजे से, फिर एक 9 बजे से, और फिर सुबह सुबह तो ये 10 बजे तक योग, और 10 से फिर रात को 10 बजे तक कर्म योग। इसी को हमने अपने जीवन का सर्वस्व बना लिया है, और इसी को हम अपना यौगिक, आध्यात्मिक, मानवीय, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, वैश्विक उत्तरदायित्व समझते हैं। आजकल चारों तरफ लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा है, सड़कों पर हंगामा है, चारों तरफ हुड़दंग है, चारों तरफ एक अफरा तफरी का, अराजकता का माहौल है। ना अपने कर्तव्य का बोध है, अपने परिवार के कर्तव्य, सामाजिक जो हमारे सामूहिक कर्तव्य, उनका उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तो हमें खुद तय करनी। हाँ, फिर सरकार की जो जवाबदेही है, सरकार का जो उत्तरदायित्व है, उसके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के साथ सूर्य नमस्कार, फिर पावर योग भी करा देते। इसके साथ शुरुआत कर रहे हैं कैंसर का 100%। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? जी मेरी बहन, 100% इलाज भी, प्रिवेंशन भी, उसका कंट्रोल भी, उसका क्योर भी, उसका एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन आयुर्वेद में है। बस उसको आधा 1 मिनट में कह करके बात को पूरी कर रहा हूँ। ये जो गोधन अर्क का आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो प्रयोग बताया, इसके अलावा हम सारे डेयरी प्रोडक्ट बंद करा करके उसको अंकुरित और फूड डाइट आदि पर उसको ले आते, वेजिटेबल डाइट के ऊपर। और खाली पेट सिस्टोग्री डायबिट खाने के बाद ओरोग्रेट और ज़्यादा बढ़ जाए कैंसर तो हीरक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्ण भस्म, मोती, किष्टी, गिरोही सत आदि देते हैं। और गांठ आदि है तो शिरा सिंदूर भी अतिरिक्त दे देते हैं। किसी भी जगह का कैंसर हो, कैसी भी कोई सिस्ट हो, ब्लड कैंसर से लेकर के, गांठ वाले कैंसर से लेकर के, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर से लेकर के, सारे कैंसर खत्म होते हैं। ये बात पक्की है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए गांठ तो फिर लाजमी है कि सर्जरी करवानी पड़ सकती है। रेडिएशन क्यों भी किसी को लेना पड़े तो आयुर्वेद को कतई ना छोड़े। तो ये एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट लेंगे तो कैंसर को मिटाया जा सकता है। एमडी एंडरसन में जब मैं गया लगभग 20 साल पहले तो बोले थे हमारा सपना है कैंसर मुक्त विश्व का, कैंसर फ्री वर्ल्ड। और ये कैंसर मुक्त व्यक्ति और कैंसर मुक्त विश्व का सपना हम साकार कर रहे हैं आज इंडिया टीवी पर। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, आप बोलो। और फिर मैं आपसे बता रहा था कि हमारा तो रोज का एक पावर योग का सेशन चलेगा। जी स्वामी जी, बात पावर की ही है। अब जो पावर में नहीं है, संसद में विषय उनका यही था। अब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और वी कामकोटी हैं, अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और वैज्ञानिक भी हैं इस लिहाज से कि कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बड़ी अच्छी प्रगति हासिल की है। भारत को सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने गौमूत्र की तारीफ कर दी, इसलिए प्रियंका गांधी जी ने उनका उपहास कर दिया। उन्होंने उपहास किया, फिर देश भर के शिक्षक भी सामने आए कि इस तरीके की बातों से किसी को बचना चाहिए। मूल बात यह है कि हमारे देश में अभी भी एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो ये समझता है कि गौमूत्र के फायदे बताना ये तो बड़ी दकियानूसी सी बात है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर इसका मजाक बनाना।
अब पार्लियामेंट में जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मैं उस पूरे वर्ग को यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। सिर्फ राजनीति नहीं, बड़ी बात होनी चाहिए। तो क्या वाकई में गौमूत्र के अंदर वो ताकत होती है जो अभी आप तमाम चीजें बता रहे हैं? रिसर्च कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके के हुए हैं जो इसके फायदे बताते हैं? देखो, आंशिक तौर पर रिसर्च हुआ है इसके गुण धर्म को लेकर के, उसके मेडिसिनल कंपाउंड्स को लेकर के, कुछ यूके में कुछ यूएसए में हुआ। आपको एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार तो हम करा ही रहते हैं और आगे करेंगे भी, बताएंगे सारा। जरा सुनिए, हमने सेल लाइन ट्रायल, एलिमेंट ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के तीनों चरण पूरे किए। ड्रग डिस्कवरी के तीनों चरण पूरे करके मैं इस बात को कहता हूँ कि कैंसर से लेकर के पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने तक, जरा गौर से सुनिए, कैंसर से लेकर के पूरे शरीर में, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे फैट बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी भी तरह की कोई टॉक्सिक चीज है, जितने भी डिजीज मार्कर है, एमआरआई कराई, सीटी स्कैन कराया, ब्लड टेस्ट कराया, शरीर के अंदर कॉपर बढ़ा हुआ मिला, शरीर के अंदर आर्सेनिक बढ़ा हुआ मिला, शरीर के अंदर जो है कोई भी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, RF, CRP, ANA, AVN, HLB27, कोई भी पेन मार्कर, डिजीज मार्कर, कैंसर मार्कर, लो, कोई भी किसी भी प्रकार की अनवांटेड चीज, अवांछित चीज बढ़ी हुई है, गोमूत्र अंदर से धो देता है, भीतर तक की सफाई, और वो भी एक एक सेल के लेवल से लेकर के। पावर योग में पहले हमने किया जो है सूर्य नमस्कार, और अब कर रहे हैं ये दंड बैठक। अब देखो ये तो एक एक सेल के एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के एक एक सेल के लेवल से लेकर के बहुत अंदर तक, इंट्रा सिग्नलिंग से लेकर के, उसको बोलते हैं कैंसर। जिस कारण से होता है एक एक सेल के बनने और उसके खत्म होने की, उसके निर्माण और निर्वाण की जो प्रक्रिया, उसको एक एक सेल की जो सेल्फ लाइफ है उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने से लेकर के, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ाता है। ये एक निर्धारित प्रक्रिया में, एक नैसर्गिक विधान में, एक प्राकृतिक व्यवस्था में, डिसिप्लिन में जब शरीर के सेल रहते हैं तो वो नॉन कैंसरस सेल कहलाते हैं, और जो है प्री कैंसर सेल बोलते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में। और जब एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ा गई, एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ा गया, तो फैट सेल डिपॉजिट होने लगे। एक एक सेल का जो एक आत्म विसर्जन का जो प्रोसेस है, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं अंग्रेजी में, वो जब गड़बड़ा गया तो कैंसर हो गया। तो इसके ऊपर मैंने कहा हमने खूब अनुसंधान किया है, और इसके हमारे पास में हजारों साइंटिफिक एविडेंस भी है, क्लिनिकल एविडेंस है, और मनुष्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण है। माने सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का पूरा डाटा हमारे पास। मैं एक बार लगता है अब आकर के दिल्ली में ये सारा डाटा रखूंगा सारे मीडिया के सामने। इंडिया टीवी पर तो सबसे पहले रख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी अनुसंधान करते हैं सबसे पहले इंडिया टीवी पर ही उसका खुलासा होता है। तो कैंसर से लेकर के सारे रोगों से मुक्ति के लिए परम औषधि गोधन पीना शुरू कर दे तो इस देश का 90% दवाओं का खर्चा बंद हो सकता है। चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ प्रदोष है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है। अब बताइए, इतना बड़ा कार्य है गोधन अर्क से हो सकता है। इसलिए सारे के सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया वो घबराए हुए हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया। अच्छा, आखिर ये जो संसद से लेकर के और सड़कों तक जो हंगामा बरपा रहे हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारा क्या योगदान है, तुमने कौन सी बीमारी ठीक की। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ। जो लोग बकवास करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, अपने, मैं कहता हूँ हमें अपनी विरासत और विज्ञान, अपने अनुभव
और अनुसंधान, हमें अपनी दृष्टि और दक्षता, शोध और बोध पर गौरव है, हमें अपने साइंटिफिक इनोवेशन पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर और अपने जो एंसेंट आइडियोलॉजी, उन दोनों पर गौरव होना चाहिए। लेकिन ये जो आजकल एक फैशन बन गया है कि अपनी चीजों को नकारना, अपनी चीजों को गरियाना, और जो गली सड़ी यूरोप की बातें हैं उनको गौरव के साथ कहना, ये एक बहुत ही घटिया सोच है, एक गली सड़ी सोच है। और कई बार लगता है स्वामी जी, ग्लानी, गुलामी, कुंठा का हाँ। भाव है, इससे तो बचना पड़ेगा। ये जो आपने ग्लानि कही ना, वाकई में पता नहीं ये कौन सी मानसिकता है। अभी रिसर्च अगर विदेश से आ जाएगा तो उस पर तुरंत हामी हो जाएगी, लेकिन भारत में इतने अनुसंधान हो रहे हैं और जो अनुसंधान कर रहे हैं उनका उपहास करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ती हूँ, ये सब तो वाद विवाद चलता रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि सही बात दर्शकों के सामने आनी चाहिए। आयुर्वेद में गौमूत्र अर्क को उष्ण, तीक्ष्ण, कफ, वात शामक और दीपन पाचन बढ़ाने वाला बताया गया है, लेकिन साथ ही इसे एक बायो इनहैंसर भी कहा जाता है। तो स्वामी जी, आम भाषा में इसे समझाइए कि बायो इनहैंसर होता क्या है। क्या किसी जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवा में गोधन के साथ दवा लेने पे इसका असर और ज्यादा अच्छा हो जाता है, दोगुना हो जाता है? हाँ, आपने अपने चाहे कह ही दिया है सामान्य रूप से कि औषधि, अब जैसे मान लीजिए सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोगिट हम कैंसर के लिए दे रहे हैं, हम ओबिसिटी के लिए मेदोहर्वेट को दे रहे हैं, अर्थराइटिस के लिए हम पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे रहे हैं, लिवर के लिए हम लिवोग्रिड दे रहे हैं। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं NP सिंह साहब, उनके भतीजे को, भाई के लड़के को हेपेटाइटिस हो गया, उसने गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड ले लिया, लो हेपेटाइटिस तक ठीक हो गया। और ये अभी जिंदा है, ये सारे प्रमाण, मैं प्रत्यक्ष प्रमाणों की और वैज्ञानिक प्रमाणों की बात कर रहा हूँ। तो गोधन अर्क के साथ आपने नीम खा लिया, स्किन डिजीज, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा तक लो, तो चर्म रोगों से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लिपिडोम आदि जो देते हैं, अर्जुन घनवटी आदि देते हैं, सारी लगभग 99% दवाएं। और यदि किसी को उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक और रोग नाशक, त्रिदोष नाशक जो इसके गुण का है, इसमें किसी को गर्म पड़े तो ठंडे पानी में ले लो थोड़ा हनी मिला करके, और सामान्य रूप से ऐसे ही थोड़े गुनगुने पानी में लिया जा सकता है। तो ये इसका मतलब है। और इससे दो काम एक साथ होते हैं, एक तरफ शरीर का शुद्धिकरण, और जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो अपने आप उसका के अंदर एक नैसर्गिक ऊर्जा जागृत होती है, सशक्तिकरण। तो शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए परम औषधि है ये गोमूत्र। यह है बायो इनहेंसर का मतलब, माने जो नैसर्गिक रूप से हमारी ऊर्जा को, हमारी जीवनीय शक्ति को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को जो मजबूत बनाता है वो गोधन अर्क। तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो और बाद में खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लो। ये गोधन अर्क और गाय का घी ये हमने उपलब्ध करवाया, इसीलिए लोगों को रोज में गोघृत पान करने के लिए कहते हैं। ये 2 चीजें कर लेना तो मैंने कहा ना, 90 से लेकर के 99%, चाहे वो जेनेटिक डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। कितने लोगों ने तो कोरोना में खाली गोधन अर्क पी करके, प्राणायाम करके और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि खा करके अपनी जान बचाई है। अब इतनी महान विरासत के होते हुए जो लोग बकवास कर रहे हैं, अपने ही पूर्वजों के ज्ञान का उपहास उड़ा रहे हैं। महर्षि चरक, शिष्य धन्वंतरी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। जितने भी सांसद है ना, इनकी क्लास लेनी चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, अपने पूर्वजों का ज्ञान, पूर्वजों का चरित्र, उनका योगदान क्या है पूरे विश्व के लिए, उसके बारे में एक इनकी क्लास लेनी चाहिए इन सांसदों की। स्वामी जी, ये क्लास भी आप ही ले खाली सकते संसद हैं। का ही नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान का नहीं, भारत का मजाक उड़ाते, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान करते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है स्वामी जी,
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने कहा ना कि जो दूसरा बता दे, विदेश से आकर अगर कोई विदेशी बता दे तो वो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पत्थर की लकीर हो जाएगी। और देश में जो परंपरा रही है, औषधीय परंपरा रही है, आयुर्वेद की परंपरा रही है, वो फिर बात पीछे चली जाएगी। और जब हम गोधन अर्क की और गौमूत्र की बात कर रहे हैं, इसमें ये ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि हम उन गायों की बात कर रहे हैं जो अच्छा ऑर्गेनिक खा रही हैं, अच्छे से भोजन उनका भी किया जा रहा और है, देसी नस्ल की गाय और देसी नस्ल की गाय। इसका भी फर्क है जी, इसका भी फर्क है, गोमूत्र तो स्वामी जी हो और गाय स्वस्थ हो, हाँ, और फिर शुद्ध तरीके से गोधन अर्क निकाला हुआ हो। जी मेरी बहन। स्वामी जी अक्सर गाय का घी खाने की सलाह तो आप भी देते हैं, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी कहती है कि भाई गुड कोलेस्ट्रॉल है, 2 चम्मच घी तो खाना ही चाहिए। और स्वामी जी आप तो ये वर्षों से कह रहे हैं कि शरीर को अच्छी ऊर्जा देना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल देना हो, भोजन में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन के अच्छी ऑब्जॉर्प्शन की बात हो, तो इन सब में घी बहुत कारगर है। उम्र, वजन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की हालत, विषय बहुत सारे हैं स्वामी जी, सबको जोड़कर घी का काम क्या है? हाँ, ये 2 तरह के मुख्य रूप से फैट होते हैं। एक जी, होते हैं सैचुरेटेड फैट, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं और जो बार बार फिर जिनमें तलते हैं ना भोजनों को, जितने भी ये कुक्ड फूड है और पैक्ड फूड है, ये सब इनके अंदर आइसक्रीम से लेकर के चॉकलेट से लेकर के सब के अंदर सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट जिसमें मूफा फूफा से लेकर के जो भी इनके जो है नैसर्गिक इसके अंदर तैलीय पदार्थ है, चिकनाई है, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। कच्ची घानी सरसों तेल, वर्जिन कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सेसमे तिल का तेल, इनको यहाँ हमारे यहाँ सर्वोपरि, और गाय का घी उसमें सर्वोत्तम है। और इसमें भी जो मक्खन है जिसको नवनीत कहते हैं, हमारे यहाँ पर कन्हैया के साथ मक्खन जुड़ा हुआ है। अब वो माखन चोर तो इसलिए कि जो राक्षस थे, असुर प्रवृत्ति के लोग थे, वो लोगों का हक मारते थे, उनकी हंडियाँ फोड़ करके, और जो आम लोग थे उनको वो मक्खन बांट दिया करते थे। बाकी कोई चोरी चकारी नहीं की, चोरी जारी नहीं की हमारे भगवान कृष्ण जी ने। खैर, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें सर्वोत्तम है गाय का मक्खन, गाय का घी, और जितने भी ये नैसर्गिक कच्ची घानी, तिल का तेल, सरसों का तेल, इसके ऊपर हमने बहुत, तो रिफाइंड ऑयल इसको छोड़ करके और लोग वापस लौटे अपने मूल प्रकृति की ओर। ये आह्वान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि इससे एक तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, इम्यूनिटी ज़बरदस्त रहती है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने कहा बढ़ता है, कब्ज कभी नहीं होगा, और शरीर में कमजोरी कभी नहीं आएगी, और किसी तरह का कचरा अंदर जमेगा नहीं। पूरा ओवरहॉलिंग, गोधन अर्क से लुब्रिकेशन गोघृत से होता रहेगा। एक स्वामी जी इसमें बात मैं इसलिए पूछ लूं और घी को लेकर ही, कि जिन्हें दिमागी परेशानियां होती हैं, जैसे डिमेंशिया हो जाना, अल्जाइमर हो जाना, याददाश्त कम होना, इसमें घी कैसे काम करता है और घी खाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी आप समझाएं। वो जो पराठे घी में तल के खा रहे हैं, वो तरीका 400 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक का जो हमारा दिमाग है, हाँ जी, ये मेरी बहन मीनाक्षी जी, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, अच्छे फैट से बनता है और उसी से चलता है। तो यदि हम गाय का घी नहीं, अब देखो एक भ्रांति फैलाई गई पिछले 4-5 दशकों से, घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इस चक्कर में लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, और रिफाइंड ऑयल वाली जो इंडस्ट्री है एक, उसने इतना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल उसको प्रमोट किया कि लोगों ने घी खाना लगभग छोड़ दिया। और उसका कारण है कि आज लगभग 10% लोगों को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, दिमागी तौर पर लोग खोखले दिवालिया हो गए। ये दिमागी दिवालियापन है, इसको ठीक करने के लिए मैंने कहा ना, जब 80%
दिमाग बनता ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल से है। पहले वो माँ के दूध से मिलता है, फिर गाय के दूध से, घी से हमारा ये दिमाग बनता और चलता है। तो इसके तरफ अब लोगों को वापस जागरूक तो होना ही पड़ेगा। और जैसे आपने कहा 1 चम्मच सुबह खाली पेट गाय का घी ऐसे ही पी लो, वो ज़्यादा लाभ करेगा। नहीं तो बिना गर्म किए दाल में, सब्जी में या रोटी पर डाल करके या पराठे पर डाल करके, जो हमारे यहाँ पर पराठा बनाना चाहिए सूखा सा ही, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं मामूली सा जो है स्वाद के लिए। बाकी पराठे में, रोटी में, दाल में या सब्जी में 1 चम्मच घी ऐसे ही डालें और वो जो सामान्य रूप से पिघल जाएगा, बस उसमें उतना पर्याप्त है, वो खाएं। उससे फिर कभी भी दिमागी दिवालियापन नहीं आएगा। और हाँ, बालों में शाइनिंग, आंखों की रोशनी, बहुत गुण लिखे हैं। और चमड़ी चमकेगी और आयु बढ़ेगी। हमारे शास्त्रों में जैसे आपने गोधन अर्क के गुण बताए, ऐसे घी के गुण लिखे हैं। और घी को कहा कि आयुष्य को बढ़ाने वाला है, आरोग्य को बढ़ाने वाला, ओज तेज को बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है। इतने गुण लिखे हैं गाय के घी के। तो गाय के घी और तिल का तेल, इसलिए मैंने सबसे अधिक इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दिला है लोगों का। और स्वयं भी मैं गाय का घी, गाय का मक्खन और तिल का तेल, कभी कभी सरसों का तेल, बस सर्दियों में तो ये तिल का तेल 12 महीना, और सर्दियों में तो विशेष करके सरसों का तेल, तिल का तेल दोनों ही अच्छे रहते हैं। वैसे तेल तो मुख्य रूप से 4-5 ही है, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, तिल, सरसों, नारियल। फिर किसी को भाई थोड़ा किसी पूरी आदि तलनी हो तो राइस ब्रान ऑयल, वो फिजिकली रिफाइंड, वो अच्छा होता है। बाकी मूंगफली का तेल और कपासी का, ये कॉटन सीड का तेल थोड़ा भारी जरूर होता है, लेकिन वो भी अच्छा होता है। तो आज ये गोधन अर्क से लेकर के थोड़ा सा दूध पर भी बात करें स्वामी जी। नेचुरल ऑयल और घी के बारे में जो बताया, इतना जो समझ लेंगे और डेली अपनी लाइफ को थोड़ा सा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। जी मेरी बहन, स्वामी जी, कभी कमजोर नहीं रह सकते, लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी। गाय के दूध की अब बात कर लेते हैं। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ ही कई विटामिन होते हैं। इसलिए बच्चों की ग्रोथ के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के पोषण के लिए दूध को अच्छा बताया जाता है। लेकिन दूध हर किसी को तो सूट नहीं करता। बढ़ते हुए बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर हड्डियों वालों के लिए दूध कितना और फिर इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? और फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो वो तो गाय का दूध नहीं पी पाते हैं। लैक्टोज की जिनको और कई प्रकार की और भी एलर्जीज है, एक तो लीवो ग्रिट खा ले, दूसरा जिनको दूध हजम नहीं होता, पेट में ब्लोटिंग और कई प्रकार से गुड़गुड़ होने लगती है तो हमारे गुरुजी ने एक नुस्खा बताया था, आपको पहले भी बताया मैंने, एक बार फिर से अच्छे से उसको दोहरा देता हूँ। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूट, पंचकोल। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूट, पांचों को बराबर लेकर के और उनका एक हल्का दरदरा सा काढ़ा बना लेते हैं। इसको उबाल करके पी लेते हैं। आपको हम अपना अनुभव बता देते हैं। 2 लीटर तक दूध हमने पिया हुआ है। दंड बैठक भी लगाते थे, श्रम भी करते थे, और जवानी की उम्र में 2 लीटर दूध कोई बड़ी चीज नहीं है। और हाँ देखो, फिर जिनके कफ की प्रकृति है उनको हल्दी, अदरक, शिलाजी, थोड़ा अश्वगंधा और मुलठी, ये 5 चीजें डाल करके दूध में डाल करके छान करके पी लें। थोड़ा उसमें केसर और थोड़ा सा उसमें ये दालचीनी भी मिला सकते हैं। कहवा जैसे बनाते हैं ऐसे बन जाता है। खैर, तो दूध जिनको अब प्रॉब्लम है कोलाइटिस की, उनको फिर दही छाछ का सेवन कर लेना चाहिए। सारे गुण मिलेंगे, बल्कि और एक्स्ट्रा ही गुण मिलेंगे तो सभी के लिए। और फिर किसी को थोड़ा प्रारंभ में दिक्कत हो रही है गाय भैंस के दूध से, तो हमने तिल का तेल, तिल का दूध, तिल को, नारियल को, बादाम को, अखरोट को, उसको पीस करके वॉलनट मिल्क और आलमंड मिल्क
सेसमी मिल्क का, कोकोनट मिल्क का, ये भी कई बार बताया हुआ, सोया मिल्क, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध से ना पोषण पूरा मिलता है, प्रोटीन पूरा मिलता है, कैल्शियम पूरा मिलता है। और दूध घी खा करके ही पहले बड़े हुआ करते थे। हमने तो देखो ये जिसको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, ये वो विटामिन बोलते हैं, खाए नहीं भाई। देखो सीधी सी बात है, बाजरे की रोटी, गाय का दूध, घी, मक्खन और सुबह सुबह दही, सुबह दही, दोपहर छाछ, दोपहर बाद छाछ नहीं पीते थे, बच जाती थी, वो डांगरों को पिला दिया करते थे। सुबह दही बाजरे की बासी रोटी के साथ, क्या गजब उसका टेस्ट आता है। थोड़ा मक्खन इसका लगा करके थोड़ा जो खाते हैं, तो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध, ऐसे ये प्रयोग कर लेते हैं तो 100 साल तक आप निरोगी रहेंगे। बाकी इंडस्ट्री में तो फूड इंडस्ट्री, फिर न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर ये जो है मेडिसिन वाली इंडस्ट्री, मीन जिसको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया का, ये बड़ा खतरनाक है। और फिर उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया, लिटरेट इडियट्स लोग एक अलग ही प्रकार की भ्रांति समाज के अंदर फैलाते हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है। एक एक करके सारी बातें कर रहे हैं। गौमूत्र की बात हुई, दूध की बात हुई, घी की बात हुई, अब स्वामी जी दही की बात हो जाए। दही एक फर्मेंटेड फूड है जिसमें लैक्टोज का कुछ हिस्सा टूट जाता है और फिर ये आंतों के ही माइक्रोबायोम, पाचन और मसल रिकवरी को सपोर्ट करता है। कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, बार बार पेट खराब होने वाली परेशानी हो, गट हेल्थ में स्वामी जी दही कैसे काम करता है और दही खाने का सही तरीका क्या है? और खास तौर पर बारिशों में लोग कहते हैं कि भाई दही नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो मैं बताता हूँ। 2 किलो लगभग हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले गट बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, 2 तरह के जीव होते हैं इस पूरे अस्तित्व में, एक हमारे शत्रु, एक मित्र जीव। तो इसमें हमारे मित्र जीव होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने आप पैदा होते हैं और वो प्रकृति के का वरदान है। तो उससे पेट का हाजमा, डाइजेशन और पेट को और पेट के इन्वायरमेंट के साथ पूरी बॉडी को अच्छा रखने के लिए पूरे भोजन का पाचन, भोजन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। यदि पेट का अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा रहता है तो सामान्य आहार से ही सारा पोषण ले लेता है हमारा पेट। तो ये अच्छे वाले जो गट बैक्टीरिया है लगभग 2 किलो की मात्रा में, ये जब हम खास करके दही लेते हैं, दही, अंकुरित फ्रेश वेजिटेबल्स, उससे ये खुश होते हैं और पनपते हैं। और जैसे हम जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, अल्कोहल, तम्बाकू और जितने भी प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव वाले फूड ये सब खाते हैं तो उससे वो खत्म होते हैं। तो अपने इन 2 किलो गट बैक्टीरिया, हेल्दी गट बैक्टीरियाज को, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स को अच्छा रखने के लिए ये दही से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। आजकल बहुत तरह के दही की चर्चा हो रही है। इसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये सब सर्वोत्तम है। और दूध, दही के साथ साथ, घी के साथ साथ गोमूत्र की हमने बात की, गोबर पर आधारित जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती। आजकल ये जो खाना हम खा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ खाना नहीं, हम जहर खा रहे हैं। हमारी थाली में लौकी, सब्जी, तोरई, परवल, टिंडा, टमाटर और जो दूध, दही जो भी आ रहा है वो पशु वो जहरीला खाना खा करके जिसको पैदा कर रहे हैं, वो जहरीला आहार, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीला वातावरण, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ये डिस्ट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ये तो बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। तो खैर, ये जो बताई बात, 1 कटोरी दही, आहा, बहुत अच्छा रहता है। और जिनको 1 कटोरी ना हजम हो तो 1 चम्मच से शुरू करें। जैसे साउथ वाले ना, सब खाना खा करके थोड़ा दही और भात अंत में जरूर खाते हैं, तो सारे भोजन को हजम कर लेते हैं। तो 1-2 चम्मच से लेकर के, माने 50-100 ग्राम से लेकर के 200-250 ग्राम दही। और वह जो पहलवान, उनका तो कहना है कि हमने भी 2-2 किलो दूध और 2-2 किलो दही पिया हुआ है। दही, छाछ, राबड़ी पी करके ही बड़े हुए। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो तो अप्रतिम है। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने एक और गोबर की बात की और उसके उपलों का क्या महत्व है, ये तो हमने देखा। पुराने जमाने में तो
घरों को। और मैंने तो आपके यहाँ पूरे योगग्राम में देखा जो कुटिया तैयार भी हुई है मिट्टी और गोबर से, कैसे उसे पूरी तरह से लीपा गया है और उसकी उसके दीवार अंदर मिट्टी और हाँ। गोबर की है, 50% मिट्टी 50% गोबर। मैं तो यही सोच रही हूँ स्वामी जी, अब ये जो मॉडर्न होम्स है हमारे, क्या इसमें ब्रिक के ऊपर मिट्टी और गोबर का इसको लेप replace करेंगे किया तो जा क्या ये सकता किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, देखो आज सिंथेटिक हमारा फ्लोर है, जो टाइल है वो सिंथेटिक है, या तो चौका लगाओ या तो पत्थर लगाओ। सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक पूरी रूफ, फिर सिंथेटिक अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन के इंटीरियर के सब सामान, उसकी जगह ये कर सकते हैं। और उसका भी खूब लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन उपहास उड़ाते हैं क्या फर्क पड़ता है? जो है लोग उपहास तो रावण ने राम का भी उड़ाया था, कंस ने जरासंध ने भगवान कृष्ण का और पांडवों का भी उड़ाया था। ये तो सब उपहास नहीं, तो लेकिन चलता स्वामी जी इसका फायदा क्या है, उपहास मैं तो ये आपसे चंद्रगुप्त जानना चाणक्य चाह रही का भी हूँ, उड़ाया था। क्योंकि हर बात तर्क तो के हिसाब फायदा से ये ज्यादा है कि बेहतर जितने समझ भी में चारों आती है। तरफ जी। रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ जो नेगेटिविटी है ना, और इस नकारात्मक ऊर्जा से हमारे भीतर स्ट्रेस, एंजाइटी, और उसी से सब बीमारियां पैदा होती है। स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, और उनसे ही सारे रोग पैदा हो रहे हैं। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये सारा जो चल रहा है कुचक्र, तो आप जब ये सारी बातें बताई, गोधन अर्क है, गोघृत है, गोदूध है, दही है, इनका उपयोग करते हैं। गोबर का लेप होता है, जब जिस चौकी में आंगन में आप बैठते हैं, गोबर का ही आजकल पेंट भी बना दिया लोगों ने गोबर का, हमने तो पूरी दीवारें गोबर की बना दी है। तो इससे पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। और एनर्जी ऐसी है, देखो 86 ब्रेन के न्यूरॉन से एक क्षण में 100 ट्रिलियन से, एक सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सिनेप्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सिग्नल निकलती है। और एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के जब योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगें निकलती है। तो जब आप ऐसे नैसर्गिक रूप से बने हुए घरों में रहते हैं, जैसे हम भी आज जिस यहाँ घर से योग कर रहे हैं, ये लकड़ी का ही फ्लोर है, देखो यार, लकड़ी के ही फ्लोर, लकड़ी के ही रूफ, लकड़ी के ही जो है पूरे पार्टीशन, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो चारों तरफ हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पॉल्यूशन, केमिकल्स, इन सब से बचने के लिए वापस बैक टू बेसिक। तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, चारों तरफ जिंदगी में जहाँ देखो वही केमिकल का बोलबाला है। आप इस केमिकल से निकल करके वापस निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर, नेचर की ओर लौटना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है मेरी बहन मीनाक्षी। अब स्वामी जी केमिकल का बोलबाला होगा तो फिर बीमारियों का भी बोलबाला होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में शुगर के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हाई बीपी हर घर की समस्या हो गई है, थायराइड बीमारी पूछेंगे तो औरतों में खास तौर पर हर दूसरी तीसरी महिला को या तो होने की संभावना दिखाई देती है या फिर हो चुकी होती है बीमारी। तो स्वामी जी इसका संबंध बढ़े हुए वजन, सुस्त मेटाबॉलिज्म और इसके साथ साथ जो तनाव उनके जीवन में चल रहा है, तो ये जो पंचगव्य या गोधन अर्क है, क्या इसमें एक सपोर्टिव मेडिसिन बन सकता है? बीपी, शुगर और थायराइड, इन 3 बीमारियों की मैंने बात पूछी। देखो हाँ, बीपी, शुगर, थायराइड और उससे पैदा होती है फिर ओबेसिटी। तो इसके लिए ये 5 अभ्यास रोज बताते हैं। एक फिर जो है इसके साथ एक तो ये, दूसरा ये, ऐसे ऐसे, और 3 अभ्यास ये लेट करके ऐसे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 1, ये 2, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और जो है ये, फिर ये 3। थायराइड में थायरोइड धनिया के पानी के साथ, थोड़ा थायराइड का पॉइंट रोज बताते ही हम ये करें। और बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, शुगर के लिए मधुराशनी, मधुग्रीन, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। और ये जिस दिन गोधन गोबर पर आधारित खेती होगी, हमारा कृषि तंत्र, हमारा शिक्षा तंत्र, हमारा चिकित्सा तंत्र, हमारा जीवन तंत्र, अर्थतंत्र, गो और गोधन आधारित खेती पर जिस दिन देश आ जाएगा, उस दिन गो हत्या बंद हो जाएगी। हमारे एक शंकराचार्य जी, उनको कहते हैं, अब क्या करें, वाद विवाद उनके साथ इतने जुड़ गए, हमको पता ही नहीं लगता क्या कहें उनको। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो।
अरे भाई, गाय की उपयोगिता भी तो ऐसी बनाओ और उसके बारे में पूरे देश को समझाओ कि सारा देश गाय की तरफ लौटे तो सही। तो हमारे खेतों में जो जहर डाला जा रहा है, 1 ग्राम मिट्टी में 3 से 5 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, हम जीव हत्या कर रहे हैं। जबकि हमने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा पर निंदा सम अघन गरीसा। तो अब देखो, अब ये बीपी के लिए, शुगर के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं ना, मंडूकासन और शशकासन आदि और पवन मुक्तासन, ये तो रोज की प्रैक्टिस में सम्मिलित करना ही है। तो हमारा गोमूत्र, गोबर, गाय पर आधारित कृषि तंत्र, और गाय के बारे में पढ़ाई में बताया जाए, शिक्षा तंत्र, गाय पर आधारित जो औषधीय व्यवस्था है, उस पर पंचगव्य पर आधारित शिक्षा, पंचगव्य पर आधारित चिकित्सा तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, और उससे जुड़ा हुआ पूरा जीवन तंत्र, उससे जुड़ा हुआ पूरा कृषि तंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में जो लोग हैं उनको भी इसका बोध होना चाहिए। तो सारा ये जो चारों तरफ षड्यंत्र चल रहा है, बीमारियां, बुराइयां, चारों तरफ नेगेटिव चल रही है ना, ये सब खत्म हो जाए। तो भगवान राम पैदा हुए गाय की सेवा से, भगवान कृष्ण, उनके साथ तो सदा गौ माता रहती है, गवाम मध्य वसाम में हम, और भगवान शिव, गाय और नंदी, हमारी कोई पूरी यात्रा ना गाय के बिना अधूरी। तो ये गो, यह वेदेश्वरी, यज्ञेश्वरी, हमारा यज्ञ, हमारा पूरा पूजा पाठ और पूरा जीवन, गो वेदेश्वरी, योगेश्वरी, यज्ञेश्वरी, ये सर्वेश्वरी है। इसको समझने की आवश्यकता है। फिर हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र माता घोषित करो। कुछ लोग बैनर लेके चले थे कई मस्जिदों से और कई गलियों में, भाई तुम खाना बंद कर दो, या खाना तो बंद करो, हम तो राष्ट्र माता घोषित करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों तरफ ये जो, जैसे मैं कहता हूँ ना, आरोप प्रत्यारोप की बहुत घटिया, बहुत ओछी राजनीति जो चल रही है। अब भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब सुबह उठ करके गोधन अर्पण करें, गोकृपान करें, गाय का दूध दही खाए, फिर गोबर पर आधारित अन्न खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा, फिर तन मन लोगों का जीवन शुद्ध हो जाएगा। फिर संसद से लेकर के सड़कों शुद्ध विचारों की ओर हंगामा हो रहा है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे लगता है कि शुद्ध विचारों की ओर हमें जाना चाहिए, और लगातार आप रोजाना हमें उसी ओर लेकर जाते हैं। स्वामी जी, आखिर में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तमाम जो अभ्यास है ये जरूर करवाएं, ताकि हर मनुष्य के अंदर ये शुद्ध विचार आए। और साथ ही स्वामी जी, एक चीज मैं आपसे साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, नेगेटिविटी फैली है ना, इसका समाधान है। स्वामी जी, अमेरिका में सोचिए कि तुलसी, नीम, यहाँ तक कि गोधन अर्क को लेकर पेटेंट हो जाते हैं, और भारत में इन्हीं चीजों को लेकर कहा जाता है कि ये तकियानुसी चीजें हैं। जब पाश्चात्य देशों में इसको लेकर लोग पेटेंट करते हैं, ये गौ माता का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है, ये भारत माता का अपमान है, ये अपने पूर्वजों के ज्ञान का अपमान है, ये अपने ही खून का, अपने कुल खानदान का अपमान है। तो मुझे लगता है वो लोग जो गौ माता का अपमान कर रहे हैं, जरा अपना डीएनए टेस्ट करा लो। यदि तुम्हारे डीएनए में अपने पुरखों का खून है, तो तुम ये सब वाहियात बातें करना बंद करो। अरे हम जिन पूर्वजों की संतानें हैं, जिन ऋषिकाओं की संतानें, उन्होंने तो गाय को ही अपने जीवन में पूज्य कहा। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम देख करके बहुत लोगों की अकल ठीक होगी। बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर दिया आपने आज सुबह सुबह। धन्यवाद। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे तो और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर कल जो बताऊं उसको कल बताएंगे। हर दिन हमारा एक अभियान है, अब जो हो रहा है दोष मुक्त। मैं ये कह रही हूँ बस स्वामी जी, छोटी सी बात करके आपसे विदा करना है, दिव्यता से युक्त जीवन, कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई जगा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।